दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की जो प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो पुनः परीक्षा 2015 में आयोजित हुई थी उसके प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियोज़ में दोस्तों हम लोगों ने 2016 के प्रश्न पत्र को, 2017 के प्रश्न पत्र को, 2018 के प्रश्न पत्र को, 19 के प्रश्न पत्र को, 20 के प्रश्न पत्र को, 21, 22 और 23 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पुनः परीक्षा जो 2015 में आयोजित हुई थी उसके प्रश्न पत्र को देख रहे थे। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस जो पुनः परीक्षा 2015 में आयोजित की गई थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक पुनः परीक्षा जो रद्द की गई थी उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र जो रद्द किया गया था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक जो पुनः परीक्षा 2015 में रद्द होने के बाद कराई गई थी उस प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 98 प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए 98 नंबर प्रश्न को एक बार और देखेंगे, फिर उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग कवर करते ध्यानपूर्वक चलेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। तो याद रखें दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। तो याद रखें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 99 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दे रहा है। चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखें, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखें अनुच्छेद 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में दोस्तों हमारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 61 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 100वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हुबहू परीक्षाओं में रिपीट कर लिए जाते हैं, इसलिए जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे 100वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए दोस्तों 100वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। क्या है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो याद रखें दोस्तों एकहरी नागरिकता। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो याद रखें दोस्तों एकहरी नागरिकता इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वह होगा हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो याद रखें दोस्तों एकहरी नागरिकता इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो याद रखें एकहरी नागरिकता इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है एकहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। अन्य एकात्मक लक्षण है दोस्तों शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। क्या है, शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। क्या है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। एकीकृत न्याय व्यवस्था। ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। फिर है भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक। फिर है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है,
इन पॉइंटों को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, एकहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। अन्य एकात्मक लक्षण है दोस्तों कौन कौन से? वह है दोस्तों हमारे शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में, ठीक है। फिर है दोस्तों संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। फिर है एकीकृत न्याय व्यवस्था। फिर है भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक। फिर है दोस्तों राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। फिर है अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। तो फिर से इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो याद रखें दोस्तों, एकहरी नागरिकता इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 101 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। कह रहा है महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए महाराष्ट्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1971 में की थी, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे। 102वें नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें 91वां संशोधन, ठीक है। क्या है, 91वां संशोधन के द्वारा दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखें, क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो याद रखें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 103 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों 103 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है संसद में शून्यकाल का समय है। क्या है, संसद में शून्यकाल का समय है, ठीक है। तो संसद में शून्यकाल का समय है हमारा दोस्तों दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। क्या है, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक दोस्तों हमारा संसद में शून्यकाल का समय है, ठीक है। 102 नंबर प्रश्न को एक बार और देखेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, ठीक है। 102 नंबर प्रश्न को हम एक बार और देखेंगे, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो याद रखें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। फिर से देखें, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो याद रखें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। 103 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है दोस्तों संसद में शून्यकाल का समय है। तो याद रखें दोस्तों दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कह रहा है संसद में शून्यकाल का समय है, तो याद रखें दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर से देखें, संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर का समय है, तो याद रखें दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा दोस्तों इस काल के दौरान यानी कि 0 आवर के दौरान, इस काल के दौरान संसद के सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि 0 आवर यानी कि शून्यकाल के दौरान संसद के सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। क्या है, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद का ठीक समय दोस्तों 12 से 1 बजे के रूप में हम लोग शून्यकाल के रूप में जानते हैं, ठीक है। 12 बजे से 1 बजे तक के समय को हम लोग क्या शून्यकाल के रूप में जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस काल के दौरान संसद के सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 104 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखें, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्या है, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये हमारे शामिल नहीं होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण का उल्लेख है और इस निर्वाचक गण में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या है, संसद के दोनों सदनों के दोस्तों निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का उल्लेख है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण का उल्लेख है और इस निर्वाचक गण में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का उल्लेख है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण का उल्लेख है। इस निर्वाचक गण में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का उल्लेख है। क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का उल्लेख है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं दोस्तों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है 105वां नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है। क्या है, भारतीय संसद में शामिल है। तो याद रखें दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के संबंध में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर गठित होगी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के संबंध में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर गठित होगी। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, याद रखें 106वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में दोस्तों। ठीक है, क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों, तो याद रखें ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 107वें नंबर प्रश्न की तरफ। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हूबहू दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर दिए जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के प्रश्नों को अब हम देखेंगे। पहला प्रश्न 107 नंबर कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो याद रखें, भारत में अब तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो याद रखें, भारत में अब तेल की कीमतों का निर्धारण कौन, तेल कंपनियां करती हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो याद रखें दोस्तों, तेल कंपनियां अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। क्या है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी, एनटीपीसी का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सही
आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए कह रहा है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का एक संयुक्त उपक्रम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 109वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है। क्या है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है। तो याद रखें कृषि लागत एवं कीमत आयोग या मूल्य आयोग, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग CACP भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है। तो याद रखिए कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। और याद रखें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दोस्तों भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ठीक है। याद रखें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दोस्तों भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है। इस आयोग के द्वारा यह भी याद रखिए कि 22 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, फिर से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है। तो याद रखें दोस्तों क्या है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है। और इस आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि BSc ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं। क्या है, BSc ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं। तो याद रखें दोस्तों 25 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। कह रहा है BSc ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं। तो याद रखें ऑप्शन ए हमारा 25 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वर्ष 2012 में BSc ग्रीनएक्स या ग्रीन इंडेक्स का प्रमोशन किया गया। क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वर्ष 2012 में BSc ग्रीनएक्स या ग्रीन इंडेक्स का प्रमोशन किया गया। यह इंडेक्स भारत का पहला कार्बन कुशल लाइव इंडेक्स है। क्या है, यह इंडेक्स भारत का पहला कार्बन कुशल लाइव इंडेक्स है दोस्तों। वर्तमान में इस इंडेक्स में 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। पूर्व में 20 कंपनियां सूचीबद्ध थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि BSc ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए 25 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है, ठीक है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से देखें निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो याद रखें ऑप्शन बी राजस्थान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 112 नंबर प्रश्न की तरफ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखें 112 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखें दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ठीक है। क्या है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। याद रखें इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। फिर देखिए कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखें दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखें दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ठीक है। यहाँ देखें कह रहा है एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया। क्या है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में सामान्य
आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार कानून होते हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का उत्पादन पूर्णतया निर्यात किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखें दोस्तों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है, क्या? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार कानून होते हैं और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का उत्पादन पूर्णतया निर्यात किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? क्या है? निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो याद रखें, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ठीक है, क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो याद रखें दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ठीक है, व्याख्या देखें। उद्यमी हेल्पलाइन की स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी कि एमएसएमई के लिए की गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो याद रखें, ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस के रूप में। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों हमारा कि 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखें, ऑप्शन सी विश्व शौचालय दिवस के रूप में। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है दिए गए विकल्प में हिंदी रूपांतरण गलत है, अर्थात विश्व निर्धनता दिवस अंग्रेजी में वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी डे लिखा गया है। ठीक है, विश्व जल दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है दिए गए विकल्प में हिंदी रूपांतरण गलत है, अर्थात विश्व निर्धनता दिवस अंग्रेजी में वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी डे लिखा गया है। ठीक है, विश्व जल दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह याद रखें कि 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, 115 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कथन कारण का प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कथन क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। क्या है? आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है कथन हमारा। फिर दोस्तों हमारा कारण कह रहा है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्या है? वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कारण हमारा गलत दिया गया है, जबकि दोस्तों कथन हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो यह बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे 116 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कथन कारण का प्रश्न है। कथन पढ़ेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। क्या है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। फिर कारण कह रहा है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ठीक है, कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। फिर कह रहा है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है और कारण कह रहा है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। कारण कथन की सही व्याख्या है। इस पॉइंट को याद रखिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए 117 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो याद रखें दोस्तों, बेला ढीला खान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो याद रखें दोस्तों बेलाडीला खान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह खान लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रत्नागिरी लौह अयस्क खान महाराष्ट्र में स्थित है। सुंदरगढ़ लौह अयस्क खान दोस्तों हमारा उड़ीसा में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह खान लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रत्नागिरी लौह अयस्क खान महाराष्ट्र में स्थित है और सुंदरगढ़ लौह अयस्क खान दोस्तों हमारा उड़ीसा में अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो याद रखिएगा दोस्तों बेलाडीला खान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। सारे प्रश्न दोस्तों हमारे जो भी दिए गए हैं वो सारे दोस्तों प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को जिनको हम लोग हल कर रहे हैं उसको आप लोग देखते चलिए। आगामी परीक्षा के दृष्टि से सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें 1944 में दोस्तों गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो याद रखें दोस्तों श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो याद रखें श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। कह रहा है दोस्तों प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से देखेंगे, कह रहा है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो याद रखें दोस्तों श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, कह रहा है प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, कह रहा है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो याद रखें श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया और इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न यहाँ दोस्तों हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका डिटेल हम क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका आंसर सबसे पहले हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे और यहाँ डिटेल देख लेंगे। ठीक है, दी गई सूचियों का सुमेलन इस प्रकार है। कह रहा है WTO, तो WTO कह रहा है दोस्तों सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि WTO, तो याद रखें सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। ठीक है, IMF कह रहा है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। क्या है, IMF कह रहा है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। ठीक है, फिर कह रहा है सार्क, तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना हमारा सार्क का कार्य है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA है दोस्तों हमारा नम्य ऋणों की स्वीकृति। IDA क्या है दोस्तों, नम्य ऋणों की स्वीकृति। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए WTO है दोस्तों सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। क्या है, सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। IMF कह रहा है दोस्तों भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। क्या है, IMF कह रहा है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों सार्क हमारा दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA है दोस्तों हमारा नम्य ऋणों की स्वीकृति। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए WTO है दोस्तों हमारा सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। ठीक है, IMF है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। सार्क है दोस्तों हमारा दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA है दोस्तों हमारा नम्य ऋणों की स्वीकृति। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 120 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, तो याद रखें दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में पहली बार नवीन अध्याय धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन
अध्याय जोड़ा गया था? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी 2011-12 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो याद रखें दोस्तों 2011-12 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी। एक बार और देखें निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो याद रखें ऑप्शन बी 2011-12 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 121 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो याद रखें छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ टिन अयस्क भंडार का प्रमुख राज्य है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 122 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? क्या है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो याद रखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल वर्ष 2014 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय MSME द्वारा प्रारंभ किया गया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों 123 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है? तो याद रखें दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त विकल्पों में से स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है? तो याद रखें ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्न अभी स्टार्ट होते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो याद रखें दोस्तों 69.72%। ठीक है, 69.72% इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ध्यान रखें। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो याद रखें दोस्तों 69.72%। ठीक है, कह रहा है अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 69.72% है। फिर कह रहा है कि अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है दोस्तों 67.68%। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों 77.28% और महिला साक्षरता दर है दोस्तों 57.18%। ठीक है, कह रहा है अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 69.72% थी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है, पुरुष साक्षरता दर है 77.28% और महिला साक्षरता दर है दोस्तों 57.18%। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो याद रखिए 69.72%। यह दोस्तों अंतिम आंकड़ों के हिसाब से था, लेकिन यदि अंतिम आंकड़ों की हम बात करें तो अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है और पुरुष साक्षरता दर थी दोस्तों 77.28% और महिला साक्षरता दर थी 57.18%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 125 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। ठीक है, कह रहा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। ठीक है, फिर कह रहा है शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या।
फिर कह रहा है दोस्तों औद्योगिकरण की ऊंची दर, और चौथा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 तथा 3 हमारा सही है। कह रहा है नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है दोस्तों ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। क्या है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। दूसरा कह रहा है दोस्तों शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तीसरा कह रहा है दोस्तों औद्योगिकरण की ऊंची दर, और चौथा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ठीक है, फिर से देखें, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। क्या है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। दूसरा कह रहा है शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तीसरा कह रहा है औद्योगिकरण की ऊंची दर, और चौथा कह रहा है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। दूसरा कह रहा है शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तीसरा कह रहा है दोस्तों औद्योगिकरण की ऊंचाई दर। ठीक है, और चौथा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 पॉइंट हमारे सही हैं, जबकि चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 126 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखें दोस्तों, नोट, इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। याद रखें, इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हटा दिया गया था। कह रहा है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया। फिर देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। क्या है? 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। तो याद रखें दोस्तों 17.70% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। तो याद रखिएगा दोस्तों 17.70% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था 17.70%। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है 128 नंबर प्रश्न को। चलिए दोस्तों 128 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? कह रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सत्य है। क्या है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सत्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में लिंगानुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष 943 हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सत्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में लिंगानुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष 943 हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध के प्रश्न। तो इसमें दोस्तों जो करंट दिए गए हैं वह सब अब पुराने हो चुके हैं। जो आगामी परीक्षाओं में करंट पूछे जाएंगे वे दोस्तों अपडेटेड करंट पूछे जाएंगे, इसलिए करंट के प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 1-2 प्रश्न जो हमारे विविध के हैं उनको देख लेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे करंट के प्रश्न हैं जो अब पुराने हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 1-2 प्रश्न जो हमारे बचे हैं दोस्तों उनको हम लोग देखने के साथ ही इस पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जो कि दोस्तों हमारी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पुनः परीक्षा जो 2015 में आयोजित की गई थी उनके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। चलिए
दो प्रश्न यहाँ है दोस्तों, देख लेंगे। बाकी के जो प्रश्न हैं वह करंट के प्रश्न हैं जो अब पुराने हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए उनको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक इन दो प्रश्नों को आप देखिए। कह रहा है जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है क्या कि जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। ठीक है, फिर से देखें, जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है। तो याद रखें दोस्तों, असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। क्या है, असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए 150 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है। तो याद रखें दोस्तों, अल्पसंख्यक मामले। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है। तो याद रखिए, नालंदा परियोजना की शुरुआत अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा मार्च 2014 में किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नालंदा परियोजना की शुरुआत अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा मार्च 2014 में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 2015 में हमारी पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी उसके प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे वह है हमारा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2015 को जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू दोस्तों रिपीट कर दिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग हल करते चलें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत सारी आगामी परीक्षाएं दोस्तों लगी हुई हैं। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने को आपको कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, और अपना फीडबैक भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक तब तक लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।